हेलो एवरीवन, आई एम जयन झा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीविजन। तो आज हम आए हैं एक और आपके नए टॉपिक के साथ, जिसका कि नाम है एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस मैनेजमेंट। ये जो कोर्स है ये बोथ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री दोनों बच्चों के लिए है। सेकेंड सेमेस्टर के लिए HHS 106 एंड FYS 107। तो ये टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, और मैंने कोशिश किया है कि हर चीज़ को मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर आप इतना भी पढ़ के चले जाएंगे तो आप आसानी से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही मैंने इसमें PYQ क्वेश्चन भी इंसर्ट किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जैसे कि आप लोग का पिछले साल से 6 दिन कमेटी वाला लागू हुआ है, तो इससे पहले 15 कमेटी का था, तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स अलग थे। जैसे कि मैंने सबसे पहला वीडियो आपको जो डाला था स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप, तो जैसे हम लोग खुद 15 कमेटी से पढ़े हैं, तो स्पाइसेस का अलग था और स्पाइसेस प्लांटेशन क्रॉप का अलग कोर्स था, और आप लोग में वो दोनों मिला दिया है। और फिर जैसे ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें भी कुछ पोर्शन जैसे हम लोग हॉर्टी बिजनेस पढ़ रहते हैं, उसका कुछ पोर्शन इसमें इंसर्ट है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि इसमें कंटेंट मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है कि आपको कहीं और सोर्स से पढ़ने का जरूरत ना पड़े, और आप लोग अगर एग्जाम्स एक दिन पहले भी ये पढ़ के चले जाते हो तो आप आसानी से पास हो सकते हो और अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ही कि इसमें और आप क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मस्ट आप पढ़ के जाना है, बट ऑन द होल मैं लगभग सब टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप का डिफिनीशन, इंपॉर्टेंस और फंक्शन, ये मतलब बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको 2 नंबर क्वेश्चन में रहने को मिल सकता है। वही लिखिएगा, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो ऑर्गेनाइज करता है रिसोर्स को, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है और एस्टेब्लिश ए न्यू इंटरप्राइज टू अर्न प्रॉफिट और क्रिएट वैल्यू। ये होगा एंटरप्रेन्योरशिप। आप इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंस में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इंकरेज करता है रूरल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इनोवेशन को प्रमोट करता है, और फिर ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स करता है, टेकिंग बिजनेस रिस्क, डिसीजन मेकिंग होता है, और मैनेजिंग प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। तो ये सब फंक्शन हो गया एंटरप्रेन्योरशिप का और इम्पोर्टेंस। उसके बाद फिर आता है आपको एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो कौन, वो पर्सन किसी के द्वारा किया जाता है ना, वही पर्सन को एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जो स्टार्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है बिजनेस, जो कि एक फाइनेंशियल रिस्क लेता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इसमें की क्वालिटीज आपसे पूछ सकता है 2 नंबर में, तो उसमें आप लोग एक लीडरशिप लिखेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, फंक्शन, उसका बिजनेस प्लानिंग, उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट का मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। इतना है, ये 5 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि अगर 2 नंबर पूछे तो ये आप लोग जरूर लिखिएगा। उसके बाद फिर आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। तो कौन कौन सा ऐसा जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो ये एक प्रोसेस है जो डेवलपिंग करता है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, नॉलेज एंड मोटिवेशन, किस लिए एस्टेब्लिश और मैनेज करने के लिए, एक सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस को मैनेज करने के लिए। तो इसका फैक्टर्स में आता है, एक इकोनॉमिक फैक्टर सबसे पहले है कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल आपके पास कितना है, मार्केट डिमांड कैसा है, सोशल में आता है एजुकेशन, फैमिली सपोर्ट कैसा, आपका कल्चर कैसा है, पॉलिटिकल में गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितना है, जिस हिसाब से मान के चलिए अगर कोई लॉ बन रहा है, कोई बिल पास हो रहा है, तो उस हिसाब से आपको अपना एंटरप्राइज को मैनेज करना पड़ेगा, आपको कितना सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है वो सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी, ऐसे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो सब आपको देखना पड़ेगा कि हमको कैसे कम खर्च में, या हम लोग को लागत भी अच्छा रहा तो हम किस से अच्छा से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें और अच्छा सामान बना सकें। उसके बाद साइकोलॉजिकल, इसमें कि आपका कॉन्फिडेंस हो गया, मोटिवेशन हो गया। फिर आपका आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रमोट करता है इनोवेशन, यूटिलाइज करता है रिसोर्स को इफिशियंटली, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। फिर एक और आता है टर्म इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग होता है क्या, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, कलेक्टिंग एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर दोनों का, जो कि अफेक्ट करता है बिजनेस को। ये इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया, जैसे कि आपका फाइनेंस हो गया, आपका ह्यूमन रिसोर्स जो काम करते हैं वो, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ये हो गया। एक्सटर्नल में आपका इकोनॉमिक कैसा है, पॉलिटिकल सोशल कैसा है। उसके बाद फिर टेक्नोलॉजिकल लीगल इन्वायरमेंट है। उसका इंपॉर्टेंस क्या, ये आइडेंटिफाई करता है अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ये आप लोग एक शॉर्ट एनालिसिस, आपके सिलेबस में तो नहीं दिया ये, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब क्वेश्चन में आप लोग वो सब डाल सकते हैं। रिड्यूस करता है रिस्क, बिजनेस रिस्क, इम्प्रूव करता है डिसीजन मेकिंग। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन आता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट,
ये आपको किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा के पूछेगा, या तो ये 2 नंबर में पूछे या तो 5 नंबर में। और ऑब्जेक्टिव ये तो फिक्स है, 1-2 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेगा ही। आप लोग एक स्टार्टअप इंडिया लिख सकते हैं, स्टैंड अप इंडिया लिख सकते हैं, पीएमजीपी लिख सकते हैं, पीएमएमवाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लिख सकते हैं, और एसआईडीबीआई लिख सकते हैं जो कि प्रोवाइड करता है फाइनेंस एंड डेवलपमेंट सपोर्ट टू जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है, इंटरप्राइजेज होता है उसको, मीडियम इंटरप्राइजेस। उसके बाद फिर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस, कैसे आप प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग इन्वॉल्व कर रहता है, सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे और अपना रिसोर्स इफिशिएंटली यूज़ करेंगे, किसके लिए, बिजनेस को अचीव करने के लिए। उसके बाद फिर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछता है, क्या हम कर सकते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। आपको मैनेजेरियल फंक्शन में पूछेगा तो उसमें भी आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, ये एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स करता है, बेटर कोऑर्डिनेशन करता है, इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव करता है डिसीजन मेकिंग। उसके बाद फिर आता है पर्सनल मैनेजमेंट, क्या, लेबर और मैन पावर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए आप लोग कि डील करता है किससे, जो भी हम मान के चलिए अगर कोई हम निकाल रहे हैं कि हमको इतना रिक्रूटमेंट चाहिए तो उस हिसाब से हम ट्रेनिंग देंगे, डेवलप करेंगे, मेंटेन एम्प्लॉय करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में उनका मोटिवेशन करेंगे डिफरेंट जैसे कि साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक रिवार्ड्स के द्वारा। उसके बाद इसका फंक्शन क्या, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, उसका ट्रेनिंग डेवलपमेंट, वेज सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। मान अगर कोई अच्छा कर रहा है उसको बेटर के लिए आगे और कुछ इंटेंसिव प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर हो गया, लेबर रिलेशन अच्छा रखेंगे। उसका भी क्रिएट हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बना के रखेंगे कि सब आपस में मिलजुल के अच्छे से काम करें, और इससे क्या होता है कि इंटरप्राइजेस को अच्छा प्रॉफिट होता है। उसका फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या, प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ऑफ फाइनल रिसोर्स टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव वही हो गया कि मेन हमारा क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा, वेल्थ मैक्सिमाइज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मेंटेनिंग लिक्विडिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसका वही होगा फंक्शन होगा फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल डिसीजंस, इंप्रूव करता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, सपोर्ट करता है बिजनेस एक्सपेंशन। क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होगा, प्रोसेस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और रिस्पॉन्ड टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स दैट मे अफेक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अगर ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट कुछ भी हो सकता है, ये आपका वेदर क्लाइमेट रिलेटेड हो सकता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो सकता है, या डिफरेंट जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स में भी अगर आपके इंटर इन्वायरमेंट में कन्फ्लिक्ट हो गया वो भी हो सकता है। और उसके बाद फिर स्टेप्स क्या है कि आइडेंटिफाई करेंगे क्राइसिस को, असेस करेंगे सिचुएशन, डेवलप करेंगे एक्शन प्लान को, इम्प्लीमेंट करेंगे रिस्पांस को, कम्युनिकेट करेंगे इफिशिएंटली, और टाइम टाइम पर उसको मॉनिटर और रिकवर करते रहेंगे कि मान के चलिए अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको हम सही करें, सुधार कर सके। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंस क्या है, ये रिड्यूस करता है लॉस को, प्रोटेक्ट करता है एम्प्लॉयमेंट और एसेट को, मेंटेन करता है बिजनेस कंटिन्यूटी और कस्टमर कॉन्फिडेंस, और स्ट्रेंथ करता है ऑर्गेनाइजेशनल रिसाइलेंस। उसका फिर आता है हाउ डज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अफेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है। ये अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिट अफेक्ट स्टार्टिंग ए बिजनेस। ये इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, ये इन्फ्लुएंस करता है किसको, प्रोडक्शन कॉस्ट को और प्रॉफिट को। हायर इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज डिमांड, जैसे जैसे कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो वो डिमांड इंक्रीज करेगा। गवर्नमेंट टैक्सेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। जो डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी होता है और टैक्सेशन सिस्टम होता है वो क्रिएट करता है, नया आइडिया आता है, नया इनोवेशन होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाता है। गवर्नमेंट का रोल क्या है डिसीजन मेकिंग में, तो ये बिजनेस रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, टैक्सेशन, सब्सिडीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन जो अपेडा के द्वारा होता है। उसके बाद फिर लेबर इन्वायरमेंटल लॉस जो उनके हित में बनाया गया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स लाइक MSME, PMEGP, स्टार्टअप इंडिया। और उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं जैसे कि नाबार्ड वगैरह हो गए, वो मेनली एग्रीकल्चर फोकस्ड हैं। और फिर होता है इंक्रीज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, और इंश्योर्स करता है कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, प्रमोट करता है डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बिजनेस रिस्क को कम करता है और अनसर्टेनिटी को, लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग मदद करता है। और ये क्वेश्चन भी एक आ सकता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट्स ए फेवरेबल बिजनेस इन्वायरमेंट, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। उसके बाद फिर आता है एक डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। कैपिटलिज्म क्या होता है, ये प्राइवेट ओनरशिप होता है, जबकि सोशलिज्म गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ रिसोर्स। ये प्रॉफिट ये मेन मोटिव हो गया, और जो कि ये सोशल वेलफेयर इन द मेन मोटिव हो गया। इसका कैपिटलिज्म क्या है कि हमको मेन है प्राइवेट कंपनी के द्वारा है तो इसको एम है प्रॉफिट कमाना, जबकि ये सोशल वेलफेयर के लिए। इसमें कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होता है, जबकि ये गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी होता है। इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कंपटीशन लिमिटेड होता है।
एक और क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी इन हॉर्टिकल्चर। जैसे कि जो सामान मान के चलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस और फ्लावर। पहले के जैसे एंशियंट टाइम में सबसे ज़्यादा भारत में स्पाइसेस का एक्सपोर्ट किया जाता था, ब्लैक पेपर सबसे ज़्यादा डिमांड में होता था। तो अभी भी होता है, जैसे कि वेजिटेबल, स्पाइसेस, फ्लावर। रेगुलेट करता है इम्पोर्ट ऑफ प्लांटिंग मटेरियल, जो मशीनरी हम लोग के यहाँ भी कमी है तो बाहर से इम्पोर्ट होता है। ये इम्प्रूव करता है फार्मर इनकम को। और फिर एक और क्वेश्चन ये लॉन्ग में आपसे पूछ सकता है, एनालाइज हाउ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस एंटरप्रेन्योर डिसीजन इन इंडिया। तो मैंने आपको ये ऊपर बताया भी था, डिस्कस किया था। इकोनॉमिक फैक्टर जो फाइनेंस हो गया, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, कंज्यूमर परचेसिंग पावर, इकोनॉमिक ग्रोथ। जबकि सोशल फैक्टर पॉपुलेशन ग्रोथ, एजुकेशन, लाइफ स्टाइल चेंजेस। पॉलिटिकल में गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टैक्सेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रेड पॉलिसीज, लाइसेंसिंग वगैरह हो गया। एंड और फिर एक और टर्म है ग्लोबलाइजेशन। ये आपके सिलेबस में तो यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आप लोग से 2 नंबर में। और इसका इम्पैक्ट ऑन एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट। ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस कंट्री। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो ये अपने देश में नेशनल, जब इसको हम इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे तो ग्लोबलाइजेशन होगा। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि इंटरनेशनल मार्केट से हमें कनेक्ट करता है। उनका जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास आता है, हम लोग उससे बेटर यूज़ कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, जिससे जीडीपी बढ़ता है। और इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि टफ कंपटीशन हो गया है, कि जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है उन लोग के लिए टफ कंपटीशन हो गया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे कि अपने इंडियन मार्केट में जैसे कि टॉयज़ आते हैं, तो उनका जो इंडियन टॉयज़ होगा उसका आप देखिएगा उसका प्राइस ज़्यादा होगा। यही जो चाइना वगैरह से आता है जो टॉयज़, उसका प्राइस इन कंपैरिजन टू इंडिया बहुत लो होता है। तो पीपल जनरली उसी को फॉलो प्रेफर करते हैं कि जिसका प्राइस अच्छा, उसका मटेरियल भी अच्छा रहता है, चाइनीज़ मान का दिखने में वो अच्छा रहता है। तो अब ये सब बात है, लोग उसी को प्रेफर करेंगे, जिसके कारण हमारे जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री इंटरप्राइजेस के लोग हैं उनको लॉस सफ़र करना पड़ रहा है। उसके बाद फिर आता है एंटरप्रेन्योरशिप और सिग्निफिकेंस इन करेंट इकोनॉमी। एंटरप्रेन्योरशिप में आपको डिस्कस कर ही दिया हूँ। ये बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं, मैंने PYQ डायरेक्ट आपको इंसर्ट किया है, तो हो सकता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो, तो आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने डायरेक्ट इसमें इंसर्ट किया है इसको। और इसका फिर सिग्निफिकेंस वही है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट करता है, इनोवेशन प्रमोट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है। और एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताया, तो शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट। ये क्या है? स्ट्रेंथ क्या कहते हैं? इंटरनल जो हमारा एडवांटेज है। वीकनेस क्या है? इंटरनल लिमिटेशन। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? एक्सटर्नल फेवरेबल फैक्टर्स। और थ्रेट्स क्या है? एक्सटर्नल रिस्क। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका सिलेबस नहीं है लेकिन आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप लोग। लार्ज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस है हमारे पास, ग्रोइंग फूड इंडस्ट्री है। बट हमारा जब 30 to 40% हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है अप्रॉक्स, उसको कम, हमारा जो अभी इंडिया है उसमें जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसका मात्र 2 से 3% प्रोडक्ट हमारा प्रोसेसिंग के लिए जाता है। बाकी बहुत सारे वेस्टेज होते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट जितना इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसका जो होता है ना, कॉलेज वगैरह में भी देखते होंगे पोस्ट हार्वेस्ट का कोर्स ऐड किया जा रहा है बहुत सारे कॉलेज में। उसका इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है जो कि ये सब क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और नया नया टेक्नोलॉजी आ सके, वैल्यू एडिशन हो सके उसका। उसके बाद फिर PPP इन एग्रीकल्चर विथ एग्जांपल। ये भी जो PPP है आपके सिलेबस में नहीं है, ये 5th इन कमिटी वाला एंटरप्रेन्योरशिप उसका है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए अगर आप लोग से एक्सटर्नल में पूछ सके तो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कोलेबरेशन है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का, जो इम्प्रूव करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए इतना बता दे रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ सब यूज़ हो सकता है। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी जो प्रोमोटिव कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, एस्टेब्लिशिंग कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वही हो गया कि जैसे मान के चलिएगा कोई चिप्स का इंडस्ट्री खोल रहा है, तो वो जनरल फार्मर से कॉन्टैक्ट करेगा कि हमको इतना आलू चाहिए, हम लोग के बीच पहले अमाउंट साइन हो जाएगा, इतना रुपीज़ में आपको आलू बिकेगा। तो उस टाइम पे फार्मर को कहीं भटकना नहीं पड़ता, उनका एक साथ सारा सामान वहाँ पे सप्लाई हो जाता है, उनको भी अच्छा कोर्स मिल जाता है, बेनिफिट होता है, और कंपनी को भी एक साथ सारा सामान मिल जाता है। उसका फिर एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंस इन इंटरप्रेन्योर सक्सेस। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है,
मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये सब चीज़ सिलेबस में नहीं, आपको मन करे तो पढ़िएगा, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं आप लोग। सप्लाई चेन मैनेजमेंट यही है कि फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स। ये पूरी जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है और अंटिल जब तक वो कंज्यूमर तक नहीं पहुँच जाए तब तक के चेन को सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। और ये इम्प्लीकेशन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग। सोशल एक एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग को प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इथिकल बिजनेस प्रैक्टिस करें, एम्प्लॉय वेलफेयर का ध्यान रखें, क्वालिटी प्रोडक्ट्स रखें, कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी डेवलपमेंट करें, जबकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रहे, रेपुटेशन का मेंटेन रहे। ये भी क्वेश्चन आपका सिलेबस में नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर इंडेक्सिंग, फोटोस एंड बिब्लियोग्राफिक प्रोसीड्यूर इन बिजनेस रिसर्च, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए, आप लोग स्किप कर सकते हैं। इंडेक्सिंग हो गया कि हेल्प करता है लोकेट इन्फॉर्मेशन क्विकली, ऑर्गेनाइज रिसर्च सिस्टमेटिकली। फुटनोट्स क्या होता है, प्रोवाइड करता है एडिशनल एक्सप्लेनेशन, एक्नॉलेज सोर्स, अवॉइड करता है प्लेगियरिज्म। बिब्लियोग्राफी क्या होता है कि लिस्ट ऑल रेफरेंस यूज्ड इन रिसर्च, इम्प्रूव्स ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। उसका फिर आता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो गवर्नमेंट सपोर्ट क्या होता है कि ऊपर में आपको जो योजना वगैरह और गवर्नमेंट का पॉलिसी वो सब तो आप लोग लिखिएगा ही, उसके साथ साथ इजी क्रेडिट वगैरह ये सब जो है इसका पॉइंट कि हमें को इजी क्रेडिट और लोन फैसिलिटी मिल जाता है, सब्सिडी टैक्स इंसेंटिव मिल जाता है, डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाता है, मार्केटिंग स्पोर्ट प्रमोशन जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब हो गया। एक्सपोर्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी रेलिवेंट टू, ये मैंने डिस्कस कर ही दिया था ऊपर। उसका फिर की इंटरप्रेनर मैनेजरियल कैरेक्टरिस्टिक, वो भी मैंने आपको ऊपर बताया था, इनोवेशन रिस्क, ये सब आप देख सकते हैं। मैनेजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिकेशन स्किल। उसका फिर की कंपोनेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये भी आपको ऊपर डिस्कस कर दिया मैंने। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट पॉलिसी। एंटरप्रेन्योर और इकोप्रेन्योर में डिफरेंस पूछा गया था एक बार, तो वो एंटरप्रेन्योर स्टार्ट बिजनेस मेनली टू अर्न प्रॉफिट बाय आइडेंटिफाइंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि नर्सरी ओनर हो गया। जबकि इकोप्रेन्योर क्या करता है कि अर्न प्रॉफिट तो करता है, साथ साथ एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है सस्टेनेबल प्रैक्टिस के द्वारा। और उसके बाद फिर एक और कोट था कि फर्म्स दैट फेल टू इनोवेट विल डाई सब्सटेंटेड। तो इनोवेशन जो करता है वो हेल्प्स फॉर इम्प्रूव प्रोडक्ट, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बार बार अगर आपको दे तो कस्टमर का भी मन उससे उब जाता है। तो हमें समय के साथ साथ कुछ ऐसा चेंज करते रहना चाहिए उसका सेटेट में या उसका क्वालिटी में उसका जो प्रोडक्ट है उसमें करना चाहिए। कॉस्ट का हमको ध्यान में रखना चाहिए कि सेटिस्फाई कर सके कस्टमर नीड्स को। और फिर ये टेक्नोलॉजी चेंजेस होना चाहिए, कस्टमर में कंटिन्यूस इनोवेशन इसेंशियल, ये सभी पॉइंट आप लोग लिख सकते हो उसमें। बेसिक फंक्शन एंड टूल ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, तो बेसिक फंक्शन आप लोग वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कहीं भी आपसे फंक्शन पूछिए तो ये आप लोग लिख सकते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, स्वॉट एनालिसिस करेंगे, ये सब बेसिक है। SIDBI डेवलपमेंट ऑफ SME, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन है फॉर प्रोमोटिंग एंड फाइनेंसिंग MSME, जो कि लोन्स देता है, रिफाइनेंसिंग करता है स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री को, एंटरप्राइजेस को, सपोर्ट करता है स्टार्टअप और इनोवेटिव इंटरप्राइज, प्रमोट करता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ऑफर्स करता है क्रेडिट गारंटी एंड रिस्क शेयरिंग सपोर्ट और स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग देता है, इंकरेज करता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, सब वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को ये सपोर्ट करता है, रूरल एंटरप्रेन्योर को फैसिलिटेट करता है, ग्रीन और सस्टेनेबल बिजनेस को। उसका फिर इवेल्यूशन प्रोसेस ऑफ SME प्रोजेक्ट पूछा था एक बार क्वेश्चन, तो ये भी उसमें भी लगभग वैसे ही सेम ही है कि अगर हम लोन्स को अगर सैंक्शन कर रहे हैं तो लीडिंग एजेंसी को क्या होगा, इवेल्युएट करेगा उसका प्रोजेक्ट को केयरफुली, असेसमेंट करेगा प्रोमोटर्स का एक्सपीरियंस, उसका कितना क्रेडिबिलिटी कितना, उसका बिजनेस प्लान को एग्जामिन करेगा, मार्केट डिमांड एनालिसिस करेगा, टेक्निकल फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट देखेगा, फाइनेंशियल एनालिसिस करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी या कैश फ्लो के द्वारा, अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी देखेगा क्या है, और जो फाइनेंशियली वाइबल होगा, टेक्निकल फीजल प्रोजेक्ट होगा, वही फाइनेंशियल असिस्टेंट रिसीव करेगा। उसका फिर डिफिकल्टीज फ्रॉम फेस्ड बाय SME एंटरप्रेन्योर्स पूछा था, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, चेंजिंग इन्वायरमेंट हो गया। फिर एक और क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूड इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये सब भी मैंने ऊपर डिस्कस किया है। जैसे कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हो गया, जनरेटिंग प्रॉफिट बाय इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ। उसके बाद सोशल में हो गया कि एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट करेगा, साथ ही लाइवलीहुड और सपोर्ट करेगा लोकल कम्युनिटी को, और एनवायरनमेंट में जैसे रिड्यूस करेगा पॉल्यूशन, कंजर्व करेगा नेचुरल रिसोर्सेज को। उसके बाद फिर और क्वेश्चन सब आता है
उसके फैक्टर अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, ये भी मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया है। एनवायरनमेंट स्कैनिंग भी बता दिया मैंने ऊपर। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट है, कंटेन करता है टेक्निकल, फाइनेंशियल और मैनेजरियल डिटेल्स ऑफ प्रपोज बिजनेस। उसका फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बता दिया था मैंने ऊपर। प्लानिंग और कंट्रोलिंग फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ बिजनेस, इसका कंपोनेंट हो गया फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, बजटिंग, फाइनेंशिंग स्टेटमेंट, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। मार्केटिंग मैनेजमेंट वही हो गया, प्रोसेस है प्लानिंग का, जो कि सेलिंग गुड्स टू सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड। ये मार्केटिंग मिक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग से पूछ सकता है 2 नंबर में। तो पहला होगा मार्केटिंग मिक्स में 4 पीज आता है। तो एक प्रोडक्ट हो गया, एक प्राइस हो गया, एक प्लेस हो गया, एक प्रमोशन हो गया। ये 4 इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछेगा ये। और उसका ये इंपॉर्टेंस इसका ये हो गया, इंक्रीज करता है सेल, क्रिएट्स करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिल्ड्स करता है मार्केट रेपुटेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट वही जैसे कि कोई भी अगर एंटरप्राइज है या कंपनी है, उसको अगर नया रिक्वायरमेंट करना है तो क्या करेगा, उसका पहले निकालेगा रिक्वायरमेंट, उसके बाद फिर उसका सिलेक्शन करने के लिए इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करेगा, फिर उसका एम्प्लॉय कार्ड सेलेक्ट करेगा, उसमें से उसका उसका ट्रेनिंग करेगा, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय करेगा। इसका फंक्शन में क्या आ सकता है, रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग, वेब एडमिनिस्ट्रेशन, परफॉर्मेंस इवेल्यूशन और लेबर वेलफेयर। इसका इंपॉर्टेंस हो गया कि इंप्रूव करता है प्रोडक्टिविटी और फिर मेंटेन करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन, डेवलप करता है स्किल्ड वर्कफोर्स। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होती है। ये प्रिपेयरिंग करता है फॉर एंड हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अफेक्टिंग बिजनेस, ये भी मैंने ऊपर डिस्कस किया है। उसके बाद फिर नीड, ऑब्जेक्टिव एंड इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नीड क्या हो गया, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्स। ऑब्जेक्टिव हो गया कि न्यू एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करना है, क्रिएट करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद इवोल्यूशन क्या होगा, जो ट्रेडिशनल बिजनेस मार्च चल रहा है उससे इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप से, उसके बाद उसको इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप बनाना, उसके बाद उसका डिजिटल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप करना। ऐसे करके इसका इवोल्यूशन हुआ। जो हमारे पुराने जो चलते आ रहे हैं उससे इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप, उसका फिर उसमें इनोवेशन ऐड हुआ, उसके बाद वो डिजिटलाइज होकर स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप बना। उसके बाद फिर टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे इनोवेटिव हो गया जो इंट्रोड्यूस करता है न्यू प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी, इमिटेटिव हो गया जो अडॉप्ट करता है सक्सेसफुल आइडियाज़ ऑफ अदर, फेवियन एंटरप्रेन्योरशिप जो चेंज करता है, एक्सेप्ट करता है चेंज स्लोली, ड्रोन एंटरप्रेन्योर जो रेसिस्ट करता है चेंज ऑफ फॉलो ओल्ड मेथड, सोशल एंटरप्रेन्योर जो सोशल वेलफेयर का काम करता है, वुमन एंटरप्रेन्योर जो कि इंटरप्राइजेज और ओन और मैनेज बाय मेनली वुमन। इसमें और भी हो सकता है प्योर एंटरप्रेन्योर और फिर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, बहुत सारा है, ये आप लोग देख के जाइए, इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। उसका फिर स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज, ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर देख के जाइएगा। जो हमारा एंटर में एग्जाम होता है उसमें भी 5 नंबर ये पूछ सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में भी इसके आने के चांस ज़्यादा हैं। तो हमें कोई भी इंटरप्राइज शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले उसका आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसका बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ सेलेक्ट करेंगे, उसका सूटेबल प्रोडक्ट और सर्विस कंडक्ट करेंगे, मार्केट सर्वे की किस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है, उसका प्रोडक्ट हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, फाइनेंस का अरेंज करेंगे, अगर आप खुद कैपेबल हैं तो ठीक है, नहीं तो बैंक वगैरह से आप लोग लोन ले सकते हैं। उसको रजिस्टर करेंगे बिजनेस को, उसके बाद फिर जो सूटेबल मशीनरी होगा, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, मैन पावर रिक्रूटमेंट करेंगे ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा, उसको स्टार्ट प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और मार्केट द प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को फिर हम मार्केट में सेल करके हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे। उसका फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑनरशिप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग पूछ सकता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे कि सिंगल ओनर के द्वारा ये ओन होता है, इजी टू स्टार्ट है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। जैसे पार्टनरशिप होता है, 2 और मोर ओनर्स होता है, ये शेयर करते हैं प्रॉफिट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा आता है कंपनी जो कि सेपरेट लीगल इंटिटी है, ये लार्ज कैपिटल और लिमिटेड लाइबिलिटी होता है इसमें। और दूसरा हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये फॉर्म फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट और इक्वल वोटिंग राइट्स इसमें होते हैं। उसके बाद फिर आता है कि सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट सर्विस और साइट लोकेशन फॉर एस्टैब्लिशिंग एन एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें कोऑपरेटिव में आप लोग अमूल वगैरह का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और प्राइवेट में जो आप जो ओन करता है कंपनी सिंगल पर्सन पे, वो उसका हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल। अगर हम सिलेक्शन करेंगे प्रोडक्ट के लिए तो उसका मार्केट डिमांड का एनालिसिस करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी, रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी कितना है, कंपटीशन कितना है। उसका भी साइट सिलेक्शन के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, नियरनेस टू मार्केट है, लेबर अवेलेबिलिटी, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट फैसिलिटी क्या है, कॉस्ट ऑफ लैंड क्या है। उसका फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशन, बैंकिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या है,
उसका फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजेंसी, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस इंक्यूबेटर्स। उसका बाद फिर सोर्स पूछ रहा है कैपिटल फॉर इंटरप्राइजेस। ये इंटरनल सोर्स हो गया कि पर्सनल सेविंग हो गया, मैंने आपको बताया था, रिटेन अर्निंग, सेल ऑफ एसेट। एक्सटर्नल सोर्स हो गया जैसे कमर्शियल बैंक, नाबार्ड, SID, BI, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, वेंचर कैपिटल, जो कि एसेट जो मान के चलिए कुछ ज़्यादा इकोनॉमिकल जो आदमी होता है जिनके पास अच्छा खासा एसेट हो, उनसे आप लोन ले सकते हैं या आपको बैंक बिजनेस को फाइनेंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद कैपिटल बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग होगा। कैपिटल बजटिंग में सेलेक्टिंग करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग एस्टिमेटिंग करेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट और अरेंजिंग करेंगे फंड्स को। इंपॉर्टेंस क्या होगा, प्रॉपर यूज ऑफ फंड करेंगे, बेटर इन्वेस्टमेंट करेंगे, हायर प्रॉफिटेबिलिटी, रिड्यूस करेंगे फाइनेंशियल रिस्क को। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होगा, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। फंक्शन हो गया क्या, प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे, शेड्यूलिंग करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल। मटेरियल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मैनेजिंग करेंगे परचेज, स्टोर, रॉ मटेरियल का यूज़, ऑब्जेक्टिव, वेस्टेज को रिड्यूस करेंगे, इंश्योर करेंगे कंटिन्यूस सप्लाई, और लोअर करेंगे इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब वही हो गया कि एक समय में आप अगर एक फार्मास्यूटिकल्स का एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारे पास कितना कैपेसिटी है कि हम वो दवा को स्टोर कर सकते हैं। हम लोग दवा मंगाते हैं और जैसे उसमें रखने का हम लोग को कितना कॉस्ट आ रहा है कि हम लोग एक समय पर ना तो ज़्यादा ऑर्डर कर सकते हैं ना तो कम ऑर्डर कर सकते हैं। ख़त्म होने वाला रहता है तब हम दूसरा स्टॉक से ऑर्डर करते हैं। ये नहीं कि अगर पूरा ख़त्म हो गया उसका वेट करें तब आप ऑर्डर करेंगे। तो ये भी इकोनॉमिकल क्वांटिटी इसको कहते हैं, जो इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, क्वालिटी कंट्रोल। और उसके बाद फिर सिस्टमेटिक कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड हो गया। फिर ऑब्जेक्टिव होता है अवॉइड ओवर स्टॉकिंग, इम्प्लीमेंट करता है शॉर्टेज, रिड्यूस करता है स्टोरेज कॉस्ट। और फिर क्वालिटी कंट्रोल का मेंटेन करता है डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट थ्रू इंस्पेक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ये इंपॉर्टेंस क्यों है इसका, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है इससे, ये रिड्यूस करता है डिफेक्ट को, इम्प्रूव करता है बिजनेस रेपुटेशन। उसके बाद फिर एक ऑब्जेक्टिव में क्या कहते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कोस्टिंग, बुक कीपिंग, जर्नल या लेजर का डिफाइन आपसे पूछ सकता है। कोस्टिंग क्या है, प्रोसेस है कैलकुलेट करने का किसी चीज़ का कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग या प्रोडक्ट और सर्विस, हमें कितना खर्चा आ रहा है तो कोस्टिंग हो गया। इंपॉर्टेंस हो गया कि हेल्प करता है फिक्स सेलिंग प्राइस, कंट्रोल करता है प्रोडक्शन कॉस्ट, और उसके बाद फिर इंक्रीज करता है ये प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद फिर बुक कीपिंग हो गया, तो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग है ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। जर्नल क्या होगा कि ये बुक है, ओरिजिनल एंट्री वेट ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जब फर्स्ट टाइम जो एंट्री होता है वो जर्नल में होता है। उसका लेजर क्या है, ये फाइनल एंट्री में होता है। अगर फर्स्ट में पूछेगा आपसे, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो जर्नल लिखिएगा, फाइनल एंट्री में लेजर। उसका फिर पैकेजिंग या डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। पैकेजिंग क्या होता है, कवरिंग या प्रोडक्टिंग प्रोडक्ट्स फॉर स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड सेल्स में 3 लेवल का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी लेवल। ये प्रोडक्ट करता है, प्रोडक्ट को अट्रैक्ट करता है, कस्टमर को प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, ये इन्वॉल्व करता है डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर। इसका प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। ये डिफरेंट चैनल्स है इसके जो वो डिलीवर होता है। उसका फिर प्राइसिंग मेथड एंड टैक्सेशन। प्राइसिंग क्या होगा, जो किसी भी चीज़ अगर हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसका हमको प्राइसिंग तय करना पड़ेगा कि उस हिसाब से करें कि हमको लॉस का सफ़र ना करना पड़े और हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सके और कस्टमर का डिमांड सेटिस्फाई हो और उन्हें भी ऐसा ना लगे कि हमसे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। ये फिक्सिंग सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट करेंगे। ये प्राइसिंग मेथड ये होगा कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। हमें जो हमारे कंपेनियन कम्पिटिटिव जो वो हैं कंपिटिटर्स, उनका प्राइस भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो कितना प्राइस में दे रहे हैं, उस हिसाब से हमारा प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। टैक्सेशन है कि कंपलसरी पेमेंट जो गवर्नमेंट को देना ही है, वो उसके बाद जनरेट करता है रिवेन्यू, सपोर्ट करता है पब्लिक वेलफेयर, प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसका फिर मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ एंड प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ क्या है, रेफर करता है टेक्निकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल जो रिक्वायर्ड होता है मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट इफिशियंटली। जबकि प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है प्रोसेस है सेलेक्टिंग ए सूटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो कि बेस्ड होता है मार्केट डिमांड अवेलेबल रिसोर्स पे। इसका स्टेप है आइडेंटिफाई करना मार्केट नीड को, रिसोर्स एसेस करना, एनालाइज फिजिबिलिटी, सेलेक्ट करना प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। उसका फिर एक और ये टॉपिक है जॉइंट वेंचर। ये आपके डायरेक्ट सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, ये आप लोग से पूछ सकता है। ये जॉइंट वेंचर क्या है कि बिजनेस अरेंजमेंट है इन विच 2 और मोर इंडिविजुअल्स
or organization agree to work together for a specific project by sharing investment, profit, loss and risk. ये ऐसा बिजनेस अरेंजमेंट है जो कि दो और मोर इंडिविजुअल हो या तो प्राइवेट ओनरशिप के बेसिस पे आपको जो बताया या तो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक हो या जो बेस्ड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो एक साथ काम करते हैं और वो हो जो कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए काम करे, अपना इन्वेस्टमेंट शेयर करके, प्रॉफिट शेयर करके, लॉस रिस्क साथ में बियर करेंगे। इसका एडवांटेज वही होगा, शेयर रिस्क है, लार्ज कैपिटल है, बेटर टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू न्यू मार्केट, शेयर एक्सपर्टाइज, सब मिलजुल के काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। डिसएडवांटेज है कि एक तो अच्छा टेक्नोलॉजी अगर हम लोग साथ मिलकर करेंगे तो अच्छा भी हो सकता है और साथ में हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट भी हो जाए, वो बोलेगा हम यूज़ करेंगे, वो बोलेगा हम ये करेंगे, इसमें कन्फ्लिक्ट का भी चांस है। प्रॉफिट शेयरिंग में भी दिक्कत हो सकता है कि दो कंपनी में कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि हम इतना इन्वेस्ट किए थे तो हमको इतना प्रॉफिट चाहिए, ये सब हो सकता है। डिसीजन मेकिंग में दिक्कत होता है, डिफरेंट बिजनेस ऑब्जेक्टिव है सबका, ये भी दिक्कत है। उसके बाद फिर ये शॉर्ट नोट्स के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको 2 नंबर में पूछ सकते हैं। एंटरप्रेन्योर का डिफिनेशन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट स्कैनिंग, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वही होगा जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए चाहिए, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज, सैलरी जो देते हैं वो, इलेक्ट्रिसिटी। जो कि फिक्स्ड कैपिटल होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, इक्विपमेंट्स। मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, फेस, प्रमोशन, ये 2 नंबर में पूछ सकते हैं, ये जरूर देखी जाइएगा। इन्वेंट्री कंट्रोल पूछ सकता है आप लोग से, मटेरियल मैनेजमेंट में ये आता है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि प्रोसेस है मेंटेनिंग इन ऑप्टिमल स्टॉक लेवल टू अवॉइड शॉर्टेज एंड एक्सेस इन्वेंट्री। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल पूछ सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैन पावर प्लानिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट, बिजनेस प्रपोजल, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है। एक और 5 नंबर का क्वेश्चन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो स्टेप्स होता है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन वही है कि कन्वर्ट, अगर हमारे पास कोई बिजनेस आइडिया है, हम उसे चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस में कन्वर्ट करें, तो हमारे पास कुछ एक डिटेल प्रोजेक्ट प्लान होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हम क्या स्टेप लेंगे कि हम अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे, मार्केट सर्वे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट को, प्रोजेक्ट का लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, एस्टिमेट करेंगे कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट करेगा। उसके बाद फिर सेलेक्ट करेंगे टेक्नोलॉजी, मशीनरी को, प्रिपेयर करेंगे फाइनेंशियल प्लान और प्रिपेयर करेंगे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। वैल्यूएशन कैसे करेंगे कि जो एसेसिंग है वेदर प्रोजेक्ट इज टेक्निकली, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकली फिजिबल है कि नहीं, तभी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। स्टेटस्टिक टेक्निकली फिजिबिलिटी एनालिसिस, उसके बाद फिर मार्केट फिजिबिलिटी एसेस, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी एनालिसिस, ये सब हो गया। रिस्क असेसमेंट करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकालेंगे। उसके बाद फिर डिसीजन करेंगे कि हमको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना प्रोजेक्ट को। मॉनिटरिंग कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो मॉनिटरिंग हो गया कि कंटिन्यूस सुपरविजन करेंगे कि प्रोजेक्ट एक्टिविटीज टू इंश्योर दैट प्रोजेक्ट इज प्रोग्रेसिव अकॉर्डिंग, जो हम प्रोजेक्ट बनाए थे उसमें सही चल रहा है कि उसमें कुछ और सुधार की गुंजाइश है उस हिसाब से, या उससे जब हम लोग डिसाइड किए तो ऑब्जेक्टिव से भटक रहा है, कहीं और जा रहा है, तो उसको हम करेंगे कंटिन्यूस सुपरविजन। इसका स्टेप हो गया कि सेट करेंगे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स करेंगे, मॉनिटर करेंगे वर्क प्रोग्रेस रेगुलरली, कंपेयर करेंगे एक्चुअल प्रोग्रेस विद प्लान शेड्यूल, आइडेंटिफाई करेंगे डिलेज एंड प्रॉब्लम, टेक करेंगे करेक्टिव एक्शंस, रिव्यू करेंगे प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। इसका इंपॉर्टेंस हो गया कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, कंट्रोल करेंगे पोस्ट क्वालिटी, रिड्यूस करेंगे रिस्क, इंप्रूव करेंगे रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इंक्रीज करेंगे चांस ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस। फिर मार्केटिंग मिक्स, मेन एलिमेंट्स, टाइप ऑफ मार्केट। मार्केटिंग मैंने ऊपर आपको बताया था, ऊपर प्रोडक्ट, इसमें क्वालिटी, डिज़ाइन, ब्रांड हो गया, प्राइस, कॉस्ट बेस, कम्पिटिटिव प्राइसिंग, प्लेस हो गया कि चैनल जो हमारे थ्रू पहुँचता है, होलसेलर, रिटेलर, ऑनलाइन स्टोर, डायरेक्ट सेलिंग। प्रमोशन में आ जाएगा आपको एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ मार्केट में आता है कंज्यूमर मार्केट, जो कि फाइनल कस्टमर तक बेचा जाता है उसको, इंडस्ट्रियल मार्केट जो इंडस्ट्री के द्वारा परचेज किया जाता है, होलसेल मार्केट जो रिटेलर्स को बल्क में बेचा जाता है, रिटेल मार्केट जो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचा जाता है, लोकल मार्केट जो कि स्पेसिफिक लोकेलिटी होता है, नेशनल मार्केट जो कंट्री में होता है, इंटरनेशनल मार्केट जो ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज होता है। इसका इंपॉर्टेंस है, सेटिस्फाई करता है कस्टमर नीड्स, इंक्रीज करता है सेल प्रॉफिट, ब्रांड इमेज बनाता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है नेचर ऑफ प्लानिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, वेयर टू डू एंड हु विल डू इट, बाय whom it will be done to achieve organization objective efficiently। ये नेचर इसका प्लानिंग का पूछ सकता है आप लोग से। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट,
कंटिन्यूस प्रोसेस है, फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फ्लेक्सिबल होना चाहिए, परवेसिव होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होना चाहिए। और फिर गोल ओरिएंटेड क्या है कि हम हमारा ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए। ये फर्स्ट फंक्शन है जहाँ ऑर्गेनाइज स्टाफिंग डाइटिंग कंट्रोलिंग सब मैनेजमेंट होता है। तो कंटिन्यूस होना चाहिए कि ये चलते रहे, इसको बीच में बंद नहीं होना चाहिए। फीचर ओरिएंटेड होना चाहिए कि जो भी एक्शन और आउटकम्स होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए प्लान बनाना चाहिए। उसका भी इन्वॉल्व करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए बेस्ट अल्टरनेटिव जो उसमें से हम चूज़ कर सकते हैं, और मॉडिफाई करना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से कि अगर कुछ इनस्टेबिलिटी हो रहा है या कुछ चेंज हो रहा है उस हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सके। और ये ऑल लेवल्स पे परवेसिव है, ये हर लेवल पे होता है, तो इसको प्लानिंग को हर लेवल पे ध्यान में रखना चाहिए, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। इंटेलेक्चुअल है कि एनालिसिस फॉरकास्टिंग लॉजिकल थिंकिंग होता है इसमें। इसका स्टेप्स आपसे पूछ सकता है प्लानिंग के लिए। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, डेवलप करेंगे प्लानिंग प्रीमिसेस, जैसे सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, फ्यूचर को ज्यूम करके इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, आइडेंटिफाइंग करेंगे उसमें बेस्ट अल्टरनेटिव को, इवेलुएट करेंगे अल्टरनेटिव को ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉस एंड कॉन, कॉस्ट रिस्क बेनिफिट, सेलेक्ट करेंगे बेस्ट अल्टरनेटिव, फॉर्मुलेट करेंगे प्लान को, इम्प्लीमेंट करेंगे प्लान को, उसके बाद रेगुलर मॉनिटर रिव्यू करते रहेंगे। इससे हमारा क्या होगा, क्लियर डायरेक्शन मिलेगा, रिड्यूस होगा अनसर्टेनिटी, रिस्क, इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स होगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। उसका फिर रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोग से पूछ सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि नाबार्ड हो गया, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये आप लोग से पूछ सकता है कब इस्टेब्लिशमेंट होता है और कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, ये भी पूछ सकता है आप लोग से। SIDBI पूछ सकता है कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका क्या रोल है, कमर्शियल बैंक का क्या है, लोन प्रोवाइड करते हैं, वर्किंग कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग कहाँ से मिलता है, MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये सब आपसे पूछ सकता है। PMEGP योजना वगैरह जितना भी है आप लोग जरूर से जरूर देख के जाइएगा, कब आया था ये भी आप लोग देख के जाइएगा। उसके बाद फिर आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट में फंक्शन, प्रोडक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल। इसका इंपॉर्टेंस लेवल ऑफ प्रोडक्शन में आता है कि मार्केट डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट मिक्स, जो होता है टोटल रेंज ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय बिजनेस टू इट्स कस्टमर्स, डिफरेंट रेंज ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट होता है, अलग अलग ब्रांड लेवल पर वो होता है। तो आज क्वालिटी डिग्री जो एट विच कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो सके, स्टैंडर्ड्स, और उसका कॉस्ट टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट में। तो इतना क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा आज मैंने दिया है टॉपिक, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने आपको लास्ट में बताया वो तो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैं और आपको बताऊँ तो जैसे कि आपसे एक और पूछ सकता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग में डिफरेंस पूछ सकता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जैसे 3 से 5 साल, ये ज़्यादा टर्म प्लानिंग के लिए होता है, जैसे कि हमको कोई न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह को करना है वो सब हो गया। और शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो 1 साल तक, महीना से 1 साल तक हो, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह कुछ ये सब हो गया। उसके बाद फिर आपका एक मार्केटिंग मैनेजमेंट आप लोग देख के जाइएगा, जिसमें मैंने मार्केटिंग टाइप्स, मार्केटिंग असिस्टेंट, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, 4 Ps वगैरह जो बताया था वो देख के जाइएगा। इन्वेंट्री कंट्रोल एक ज़रूर देख के जाइएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट का जितना भी सब्सिडी वगैरह है, योजना वगैरह है, उससे क्वेश्चन रहेगा। टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर, फंक्शन उसका, ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर, उसका फिर प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में स्टेप्स और उसका एवेल्यूशन, ओनरशिप का जो बेसिस था वो पब्लिक प्राइवेट वाला, उसका फिर प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट और उसका एवेल्यूशन, उसका फिर मार्केटिंग मिक्स, उसका मेन एलिमेंट, प्लानिंग का नेचर, उसका प्रोसेस, और स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टार्टिंग इंटरप्राइजेस। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आप लोग जरूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और इसके इतना आप लोग अगर पढ़ के जाइएगा तो आपको बहुत अच्छे स्कोर आप लोग कर पाएंगे। और मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि आप लोग एग्ज़ाम टाइम में जो भी हम लोग के चैनल से जुड़े हैं उन्हें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे कि हम लोग बेस्ट पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकें जो एग्ज़ाम में आए ही आए। और सब्जेक्टिव के लिए तो मैंने आपको इतना बता ही दिया है। इसके अलावा भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर जो 12 साल जो ये सेमेस्टर होता है वो तो कुछ ना कुछ तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़े ही होंगे। इतने अच्छे प्रोफेसर्स हैं आपको लोगों को गाइड किए हैं जो अच्छे कॉलेज में हैं या यहाँ भी हैं। तो इसके अलावा फिर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हो गया, जो टॉपिक्स वगैरह हो गया, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा
वो लोग खासकर ये वीडियो ज़रूर देखें कि उन लोग का ये वीडियो से कम उन लोग का पासिंग मार्क्स का तो हो ही जाएगा और वो अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, उनका OGPA भी अच्छा इंप्रूव हो सकता है। बाकी जो लोग सब पढ़ लिए हैं वो भी एक बार ये वीडियो ज़रूर देखे जाए कि आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा और आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक हम लोग एग्रीविजन टीम से नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द हमारे टीम से जुड़े, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल भी है टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन करें। उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट नेसेसरी अपडेट्स देते रहते हैं और भी कैटेगरीज के। जैसे तो हम लोग का एक सेमेस्टर वाला सीरीज़ तो चल ही रहा है कि हम लोग सेमेस्टर का जो हम लोग स्टार्ट किए वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही हम लोग जो नए बच्चे हैं, जो लोग अभी इस बार CUT दे रहे हैं, उनका भी हम लोग काउंसलिंग में हेल्प करने का पूरा ट्राई करेंगे और ये बिल्कुल फ्री रहेगा। इसमें आप लोग को 1 रुपया भी हम लोग के चैनल पे नहीं लिया जाएगा, ये मैं आपके यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इस बार बिल्कुल फ्री है आप लोग का जो CUT का काउंसलिंग है। तो जो बच्चे जिनको काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है, अगर अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन उस टाइम पे अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप लोग हमसे फ्री टू फील हैं, आप लोग हमसे पूछिए। आप लोग जो मार्क्स, जो भी आपका CUT में मार्क्स आएगा, आप लोग बेस्ट कॉलेज को अचीव करिए। जो आपका रैंक इसके बाद, जैसे कि CUT का रिजल्ट के बाद आपका रैंक कार्ड आएगा, उस रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। तो जो बेस्ट कॉलेज आपको डिजर्व करता है वो आपको मिलेगा। तो अगर आप लोग हमारे गाइड का ज़रूरत है तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए। जो CUT के बच्चे हैं जो इन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो लोग भी जुड़िए। इससे आगे आप लोग का कोई एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन हो गया, उसके बाद भी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग लगातार हेल्प कर रहे हैं आप लोग को। जो अभी तो जैसे कि हम लोग, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने अब 5th दिन कमेटी से अपना कोर्स कंप्लीट किया है। तो फिर जैसे कि पिछले साल 16 कमेटी वाला लागू हुआ है, तो इसमें आप लोग भी जान रहे हो कि कितना डिफ़िकल्ट है कि हम लोग जो कोर्स पढ़े हैं और अभी कोर्स में बहुत अंतर है, कुछ बहुत चीज़ चेंज हो गए हैं। इसके बावजूद मैंने पूरा एनालिसिस करके जो PYQ क्वेश्चन है उसको भी इसमें इंसर्ट किया है, जो इम्पोर्टेंट है वो भी आपको बता रहा हूँ। साथ साथ आप लोग के लिए कुछ जो जानकारी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोग को अपडेट करता रहता हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको बता ही रहा हूँ। और इसके अलावा फिर मैंने आपको बता ही दिया कि प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो स्टेप्स मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप का एंटरप्राइज एस्टैब्लिश करने को, वो सब इम्पोर्टेंट है, वो सब आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन गया है, तो आप लोग ऐसे हमारा साथ बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहे। इसलिए हम लोग और इम्प्रूव कर रहे हैं और हम लोग अच्छा चीज़ और भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग अच्छा चीज़ लेके आए जिससे आप लोग का मदद हो सके और आप लोग अच्छा कर सके। तो ऐसे ही बनाए रहिए हमारे साथ।